Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट, आज हम ये चैप्टर एक स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे और समझेंगे जिसके अंदर आपको काफी सारे सस्पेंसेस और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी को। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना। लेकिन आज की कहानी में हम इसे बिल्कुल गलत साबित करने जा रहे हैं। जी हाँ, कि एटम्स को और भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करा जा सकता है, यानी कि एटम्स आर डिविजिबल इन नेचर। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो की एंड तक और देखिए कि हम इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्यों है ना। एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अपनी स्टोरी के पहले हीरो को, जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है बच्चों? चार्ज पार्टिकल्स। स्टोरी को सुनने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है बच्चों, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, समझते हैं इसे एक एक्टिविटी के थ्रू। क्या करते हैं, एक ड्राई कॉम्ब लेते हैं, यानी कि एक कॉम्ब लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब करते हैं उससे। ठीक है, और पीसेज ऑफ पेपर लेते हैं और देखते हैं हम कि वो पीसेज ऑफ पेपर क्या है, उस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पीसेज ऑफ पेपर लिए हुए हैं और ये मेरे पास एक कॉम्ब है। अब मैंने अपने ड्राई हेयर्स, जो कि इतने ज़्यादा ड्राई नहीं है, हो सकता है ज़्यादा चार्ज ना डेवलप हो। ठीक है, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये कॉम्ब करा और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है चार्ज इसके अंदर डेवलप होगा और ये कुछ पीसेज ऑफ पेपर इस पे अट्रैक्ट हुए, फिर न्यूट्रल हो गया, फिर कॉम्ब करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर अट्रैक्शन हुई, है ना। तो यानी कि चार्ज जो है वो डेवलप हुआ पीसेज ऑफ पेपर में भी और कॉम्ब में भी। यही बात है। यही चीज आप लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ भी देख सकते हैं कि उन्हें आपस में रब करवाइए और एक इन्फ्लेटेड बैलून के साथ आप जब उसको लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे उनमें भी अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं चार्ज डेवलप हुआ, ये मानते हैं। लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से? सस्पेंस है ना हमारी स्टोरी में, है ना, कि ये चार्ज आया कहाँ से। तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि ये जो चार्ज है हो ना हो एटम्स में से आया है। ठीक है, जिन एटम्स से हमारा मैटर बनता है, हो ना हो ये चार्ज उन्हीं एटम्स में से आया है। बात तो ठीक लग रही है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि ये कैसे डेवलप होते हैं। इसके लिए हमारी इस स्टोरी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है बच्चों? ई गोल्डस्टीन। वो एक साइंटिस्ट हैं जो कि आए इन 1886 में। 1886 में ये साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। किस चीज का एक्सपेरिमेंट करा? डिस्चार्ज गैस ट्यूब का। डिस्चार्ज गैस ट्यूब। ठीक है, इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है ये, और इसे जो है बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई गैस फिल करते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं बच्चों? रेडिएशंस निकलती हैं। और इन रेडिएशंस को हम कहते हैं कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से सुरंग में से निकल रही है। डिस्चार्ज ट्यूब एक सुरंग की तरह है ना, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कैनाल रेज। बाद में रिसर्चेस की गई तो देखा गया कि ये कैनाल रेज जो है इसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए गए। कौन से चार्ज पार्टिकल्स पाए गए? पॉजिटिवली चार्ज
पार्टिकल्स पाए गए। ठीक है, तो बाद में इसकी वजह से किस चीज की डिस्कवरी हुई? एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया बच्चों? प्रोटॉन। यानी कि दीज कैनाल रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, या सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल which is named as protons। ठीक है, और जिसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा P पॉजिटिव की तरह। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई कि ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट क्या था। इसका डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 11th में है। ठीक है, कि किस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज रेस जो है पैदा करता है, हमें ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो प्रोटॉन्स तो भाई डिस्कवर हो गए, हमारा पहला हीरो हमें मिल गया प्रोटॉन्स। अब बात आती है दूसरे हीरो की, जिसको डिस्कवर करा सर जे थॉमसन ने इन 1900। ठीक है, इन 1900 सर जे थॉमसन ने डिस्कवर करा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन कौन से ईयर में? ये ईयर्स भी आपको पता होने जरूरी हैं, इन्होंने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखा गया कुछ रिसर्चेस के बाद कि जो हमारे प्रोटॉन्स आए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, दोनों का ही चार्ज, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं। ये ट्विस्ट आ गया हमारी स्टोरी में कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं। ठीक है, तो फर्दर रिसर्चेस के बाद ये देखा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on proton is equal to magnitude of charge on electron, ठीक है, but they are opposite in sign, उनके साइन अलग अलग थे। ठीक है, इसीलिए इसको चार्ज दिया गया +1 का और इसको दिया गया -1 का। प्रोटॉन को क्या चार्ज दिया गया? +1 का, और इलेक्ट्रॉन को दिया गया -1 का। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया कि चलो चार्ज तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो मास है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा निकला। 2000 टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब, है ना। तो हमने ये देखा रिसर्चेस के बाद कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स larger than मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बात थी, है ना, रिसर्चेस ने यही बताया। तो प्रोटॉन के मास को लिया गया 1u और इलेक्ट्रॉन के मास को लिया गया नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर। ये चीज समझ में आ गई। चार्ज समझ में आया क्या होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस मिल गए। पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन्स देता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद इसका जो मास है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल लिख देते हैं, यानी ना के बराबर, और 1u मास हो गया हमारे प्रोटॉन का। ये हुई अब तक की कहानी। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स तो समझ में आ गए। अब आता है कि जो ये सर जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन कहानी आगे ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं एटम्स में, है ना। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं एटम में, और हम ये मानते हैं इनका चार्ज भी इक्वल है, तो ये बैलेंस कर रहे हैं, और एटम हमारा न्यूट्रल है, इसीलिए स्टेबल है।
ये कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन ये कैसे है कि उनके अंदर इनकी अरेंजमेंट कैसे है, वो रहते कहाँ हैं, हमारी जो कहानी के दो हीरो हैं वो रहते कहाँ हैं। तो उसके लिए सर जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर का एक मॉडल प्रपोज करा। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल सबसे पहले प्रपोज करा था। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल दिया था, बहुत इजी है समझने में। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। क्या लिखते हैं बच्चों? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, इन्होंने बोला कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है। क्रिसमस पुडिंग की तरह, यानी कि क्रिसमस पुडिंग कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है, ऐसे होता है हमारा क्रिसमस पुडिंग, यही होता है हमारा क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पुडिंग की तरह थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम यानी एटम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये स्फीयर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज को। और इसके अंदर जैसे क्रिसमस पुडिंग के ऊपर नट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ऐसे ही क्या एम्बेडेड होते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, और क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये स्टेबल होते हैं। ये उन्होंने कहा। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश करी, वाटरमेलन के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? वाटरमेलन के थ्रू। वाटरमेलन में उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बताया? वाटरमेलन में उन्होंने बताया कि जैसे कि हमारा वाटरमेलन का जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, ये ठीक है, ये जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, आई होप इसको आप समझ पा रहे हैं, रेड कलर का एडिबल पार्ट, तो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा का पूरा है आपका पॉजिटिव चार्ज। और जो इसके अंदर सीड्स होते हैं, जो इसके अंदर ये सीड्स होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। तो हमारा एटम कुछ इस तरीके का है, हमारा एटम कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इसको स्फीयर भी बना दूं तो, है ना, मैंने आधा कटा हुआ तरबूज दिखाया है, तो ये हमारा जो है पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और इसके अंदर जो ये सीड्स हैं ये है नेगेटिवली चार्ज। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सिंपल था। तो यानी कि इसके अगर हम कंक्लूजन्स लिखें, तो क्या आएंगे बच्चों? क्या आएंगे? जल्दी से लिखिए अपनी नोट्स कॉपी में। क्या आएंगे? पहली चीज तो ये आई, दो कंक्लूजन्स निकल कर आए। पहली चीज तो ये निकल कर आई कि द positive charge is spread all over the sphere in which या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कि an atom consists of positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded मतलब गड़े हुए हैं, उसके अंदर गड़े हुए हैं, embedded। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी चीज ये है कि since the magnitude are equal, magnitude of protons and electrons are equal and they are opposite in sign, thus the atom is stable। एटम क्या है? स्टेबल कह सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसने ये दो कंक्लूजन्स दिए। बात ठीक लगी उस टाइम पे कि ठीक है, एटम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, इससे ये आराम से प्रूव हो रहा था, और पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से अरेंज्ड है ये हमें मिल गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को थोड़ी तसल्ली नहीं होती, उन्होंने रिसर्चेस की,
उन्होंने कहा एटम की स्टेबिलिटी को लेकर तो ये मॉडल बिल्कुल सही है, 100% ओके है, लेकिन और भी कई चीज़ें आ रही थी निकल कर, ठीक है, और भी कई रिसर्चेस से कई लॉज या फिर रिजल्ट्स आ रहे थे जो कि इस मॉडल से प्रूव नहीं हो पा रहे थे। ये मॉडल उनके आगे एक फेलियर का काम कर रहा था। तो इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं हमारी आज की कहानी में। वो कौन है? रदरफोर्ड। वो कौन है? रदरफोर्ड। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा। उनका मेन जो मकसद था ना, उनका मेन मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था कि जो प्रोटॉन्स है ना आसानी से रिमूव नहीं करे जा रहे और इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से रिमूव करवा पा रहे हैं। इसका मतलब प्रोटॉन्स जो है एटम का इंटीरियर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेन उनका जो मकसद था एक्सपेरिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को पता लगाना था। तो अब वो अपने मिशन पे निकल चुके, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मिशन देखते हैं अब। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन द हेडिंग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने इसके लिए एक थिन गोल्ड फॉइल ली बच्चों। क्या ली? थिन गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, पहले इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इसके लिए एक थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। कितनी पतली? कितनी पतली? इतनी पतली कि वो सिर्फ 1000 एटम्स थिकर थी। 1000 एटम्स थिकर। 1000 एटम्स थिकर का मतलब कि बस 1000 एटम मोटी। एटम्स कितने छोटे होते हैं ना माइक्रोस्कोप से, सिर्फ 1000 एटम मोटी, मतलब कितनी पतली हमारी थिन गोल्ड फॉइल होगी, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया, ठीक है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर फॉल करवाया। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं डबली चार्ज हीलियम एटम्स जिनका मास होता है 4u, जिनका मास होता है 4u। तो उनको ये था कि जब मैं गोल्ड एटम्स के ऊपर, जो फॉइल के अंदर जिस एटम्स से मिलकर बने हुए हैं उनके ऊपर मैं फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स डालूंगा तो उससे क्या होगा कि मुझे छोटी छोटी डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगी जिनकी ऑब्जर्वेशन से मुझे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने क्या करा, मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, राइट, ये। और इन्होंने इसके ऊपर क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स फॉल करवाए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने फॉल करवाए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व, उनको उम्मीद तो यही थी कि थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उनके सरप्राइज के अनुसार कुछ तो डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जाती हुई नजर आई, कुछ डिफ्लेक्शंस तो स्ट्रेट चली गई, ठीक है। और कुछ ने जो है हमें डिफ्लेक्शंस भी दिखाए, मतलब कुछ तो स्ट्रेट चली गई, ये जा रही है स्ट्रेट, और कुछ जो है लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और टू हिज सरप्राइज कुछ रीबाउंड भी हो गई, वापस आकर, मतलब जाकर वापस आ गई, है ना, हिट कर वापस आ गई। अरे ये क्या हो गया उनके मिशन में, है ना। उन्होंने तो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। उन्होंने सोचा था कि हमारे जो ये 4u है, यानी कि जो हमारे हीलियम एटम्स हैं, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन से ज्यादा भारी हैं, छोटी छोटी डिफ्लेक्शन दिखाई देंगी, लार्ज डिफ्लेक्शन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लार्ज डिफ्लेक्शंस भी दिखाई देगी, पहली चीज। दूसरी चीज उन्हें ये दिखाई देगी कि 12,000 में से एक पार्टिकल, आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स एक पार्टिकल रिबाउंड कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक टिश्यू पेपर पे हमने पत्थर मारा और पत्थर मारने पे वो टिश्यू पेपर को तो फाड़ नहीं पाया, उल्टा हमें ही हिट कर गया। ये भी कोई बात हुई। तो ये तो उनके लिए बहुत चौंकाने वाला एक ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी कि मान लो कि एक बच्चा है जिसको हमने ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है और हमने कहा कि भाई तुम दीवार पर पत्थर मारो, सारे पत्थरों की आवाज उसे सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे ही फेंस लगा दूं, यानी कि वायर लगा दूं, तो सारे पत्थरों की आवाज सुनाई देगी नहीं, क्योंकि कुछ पत्थर तो बाहर भी निकल जाएंगे ना। यानी कि गैप्स हैं बिटवीन में, है ना, बीच में गैप्स हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि हो ना हो
एटम में अंदर क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस को कि इसने क्या क्या ऑब्जर्व करा। ठीक है बच्चों, तो शैल आई रब दिस डायग्राम नाउ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाकर ही आना है बोर्ड एग्जाम में, अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन बनकर आ गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? ऑब्जर्वेशन रही सबसे पहले कि सम ऑफ द डिफ्लेक्शन गोज स्ट्रेट थ्रू द एटम, है ना, सीधा सीधा पास कर गई, गोज या पास्ट स्ट्रेट थ्रू द एटम्स। ठीक है, कुछ तो सीधी सीधी निकल गई। A few of them shows deflection through small angles। ठीक है, स्मॉल एंगल्स के थ्रू उन्होंने क्या दिखाई? डिफ्लेक्शन दिखाई। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कि सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल, हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हुआ? रिबाउंड्स इटसेल्फ, उसने रिबाउंड करा। ठीक है, इसमें आप शॉक बना सकते हैं, है ना, शॉक वाला स्माइली बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप, है ना, शॉक वाला कैसे होता है? ऐसे होता है शायद। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उसकी बारी आती है, क्योंकि रिजल्ट्स भी तो देने हैं। तो कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहला कंक्लूजन स्ट्रेट वाले के लिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने ऑब्जर्वेशन लिखी उसी तरीके से हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे, है ना। हमें एक एक ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखते हुए कंक्लूजन्स निकालने हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी ऐसे ही करा होगा। पहली चीज जो स्ट्रेट गई है डिफ्लेक्शन, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ये कंक्लूजन निकाला, प्रेजेंट इनसाइड द एटम। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस हुई, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज occupies a very little space inside the atom। और तीसरी चीज ये निकल के आई कि जो रिबाउंड करा है, कि इसका मतलब ये हुआ सारा मास और चार्ज एक ही छोटे से वॉल्यूम में बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आ गई? रिबाउंड का मतलब क्या हुआ? तो इसमें हम लिखेंगे कि all the positive charge and mass of the atom, nearly all the mass, पूरा mass, all the mass of the atom resides या is concentrated within a small volume of atom। ठीक है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आई। ये जो स्ट्रेट डिफ्लेक्शन हो रही है उसकी वजह से एम्प्टी स्पेस, स्मॉल डिफ्लेक्शन की वजह से ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज ने छोटी सी जगह ली हुई है, और रिबाउंड करने की वजह से हमें ये पता चला कि सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे है, जिसको हम बाद में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक सेंटर में आता है वो एटम के। ठीक है बच्चों, तो और उन्होंने ये भी देखा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 raised to the power 5 times less than the size of an atom, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, मैंने कहा था ना बहुत बड़े ट्विस्ट आएंगे, कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है। मतलब कितना छोटा हो गया? 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स, मतलब 1 लाख टाइम्स छोटा है।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई इसमें से। तो ये चारों कंक्लूजन्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। आई होप आप सबको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। तो अब रदरफोर्ड ने सारी ऑब्जर्वेशंस कर ली, कंक्लूजन्स लिख लिए। अब उनका टाइम था कि अपने मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज करें और उसके फीचर्स बताएं सबके सामने। ठीक है, तो लिखिए फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। लास्ट है ये हमारा आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो पहला फीचर तो उन्होंने ये बताया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इनसाइड द एटम। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, क्योंकि वहीं पे ही सारा मास है, सारा जो है चार्ज है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ्स विद इन द एटम। और तीसरी चीज ये बताई कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस as compared to size of atom। ये तीन चीजें हमें उनके कंक्लूजन से पता चल गई थी ना, कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो कि पहले और लास्ट थर्ड पॉइंट से हमें पता चल गया था कि कहीं ना कहीं छोटी सी जगह पे हमारे प्रोटॉन्स हैं, तो और हमारा सारा मास भी वही है, चार्ज भी वही है, तो उसे हम सेंटर कह सकते हैं एटम का, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस नाम दे दिया उसको। तो न्यूक्लियस भी यहाँ से आ गया। दूसरी चीज, उनको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पता लगानी थी, वो भी उन्होंने पता लगा ली कि सर्कुलर पाथ्स में वो रिवॉल्व करते हैं। तीसरी चीज ये भी पता लगा लिया कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले कुछ भी नहीं है ना, बहुत कम है। तो आई होप आज का आपको टॉपिक, आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने बहुत कुछ समझा होगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ, और इस चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।